नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद आज कमर्शियल एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 42 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर लगभग 3113 रुपये हो गई है, जबकि कोलकाता में 53 रुपये महंगा होकर 3255 रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले छोटे एफटीएल सिलेंडर के दाम भी 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और शादियों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। तो महंगाई का एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, महंगाई का एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा देश के लोगों को। डीजल पेट्रोल की कीमतों की वृद्धि के बाद अगर देखें तो कमर्शियल एलपीजी के दामों में ही बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों की बात करें तो 42 रुपए की जो है बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत जो है 3150 रुपए हो गई है, जबकि कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे जो है महंगा हुआ है। तो ऐसे में अगर देखें तो लगातार जो है बढ़ोतरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर के दाम भी जो है 11 रुपए बढ़ाए गए। हालांकि राहत वाली बात यह है कि जो घरेलू रसोई गैस है सिलेंडर उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल शादियों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने की वजह से जो है खाना पीना महंगा हो जाएगा। लोगों को अतिरिक्त जो है और बोझ देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो वृद्धि हुई है निश्चित तौर पर इस पर जो है जो होटल संचालक है, अन्य चीजें हैं पर असर पड़ेगा। लोगों का स्वाद जो है वो जायका जो है वो महंगा हो जाएगा। तो योगेश, क्या माना जाए कि अभी महंगाई से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि घरेलू गैस पर तो पहले ही दाम बढ़ चुके थे, वो तो सिलेंडर पहले महंगा हो चुका था। लेकिन अब जो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं या होटल्स पर खाते हैं, ढाबों पर खाते हैं, उन्हें अधिक पैसा देना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये दामों में वृद्धि हुई है इससे निश्चित तौर पर जो है होटल व्यवसाय हो या छोटे व्यवसाय वाले हों, होटल संचालक हो, तो ये कहीं ना कहीं इन पर जो है असर पड़ेगा और इनके दामों में वृद्धि होगी। और इससे जो है लोगों के जो बाहर खाना खाने का काम करते हैं उनके जो है जो जायका है उनका जो खाना है वो महंगा होगा। तो यानी कि जो है बाहर चाय की चुस्की से लेकर तमाम जो खाना है वो महंगा लोगों को खरीदना पड़ेगा। और पहले से जो जिस तरह से महंगाई लगातार देखने को मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार ये जो महंगाई है इससे आम लोगों पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। जी तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है योगेश सरकार की तरफ से अभी आने वाले वक्त में, और क्या महंगाई बढ़ेगी या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, लगातार जो सरकार है उन पहले ही अपील कर चुकी है कि अभी इस संकट से जूझना पड़ेगा और अभी इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि वो जो है सरकार इस पर कब तक राहत देते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस भी अब लगातार पहले से महंगाई को लेकर सवाल उठा रही है, अब जाहिर सी बात है इस पर अब सियासत और भी तेज होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे में जो है जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार पर हमलावर पहले से ही नजर आ रहे हैं और हमलावर होते हुए नजर आएंगे। जगह जगह पर प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरह से लगातार जो है इस महंगाई को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लगातार सरकार पर जो है निशाने साधे जा रहे हैं और आक्रामक तौर पर जो है अब आगे ये चीजें देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेश। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा तय हो गया, अहम जानकारी आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी, ये अहम जानकारी। और देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक होगी। और राहुल गांधी के दौरे से चुनावी शंखनाद होता हुआ नजर आ रहा है, ये कहना है कुमारी शैलजा का। बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा गया। योगेश हमारे से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, किस तरीके की जानकारी मिल रही है राहुल गांधी के दौरे को लेकर? योगेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चले, तो फिलहाल आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। योगेश से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ दौरा रहने वाला है उसके अपडेट योगेश हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको
ये जानकारी दें कि किस तरीके से राहुल गांधी का जो 2 दिवसीय दौरा है वो रहने वाला है। पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद होगा और चुनावी शंखनाद इसको माना जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति यहां पर कांग्रेस तैयार करती हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर थे। 3 दिवसीय उनका दौरा था, लेकिन अब राहुल गांधी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो ये अहम जानकारी आ रही है राहुल गांधी के दौरे से निकलकर, जहां पर प्रदेश की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा वो लगातार उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी नेता लगातार जुटे हुए हैं। 2 दिवसीय राहुल गांधी का ये दौरा है और इसमें प्रदेश प्रभारी ने पूरा शेड्यूल जारी किया है किस तरीके से राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है उत्तराखंड में। और अल्मोड़ा में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद होगा और राहुल गांधी का ये दौरा चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, हमारे सहयोगी योगेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या अपडेट आ रही है राहुल गांधी के दौरे को लेकर? देखिए सचिन, राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हुआ है और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने भी इसके चलते जो है जारी शेड्यूल को देखते हुए जो है तमाम जो चीजें उनको लेकर के निरीक्षण किया है। अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ पौड़ी में जो है पूर्व सैनिकों के साथ संवाद राहुल गांधी करेंगे और देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ इसको लेकर के बड़ी बैठक भी होनी है। इसके साथ साथ राहुल गांधी के दौरे से पहले चुनावी शंखनाद जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुमारी शैलजा जो है पहले ही जो है उत्तराखंड में आ चुकी हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण कर रही हैं। जो पार्टी के लेवल पर जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान देखने को मिलेगा बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधने का प्रयास जो है राहुल गांधी करेंगे। महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, पलायन एक बड़ी जो है जिस तरह समस्या रही है उत्तराखंड की उसको लेकर हो, तो इस पर कहीं ना कहीं जो है हमलावर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका दौरा है उसकी बात करें तो उसको लेकर के चाहे वो पूर्व सैनिकों से संवाद करने की बात हो तो अग्निवीर योजना की उसमें जो है उस दौरान का जिक्र वो करेंगे, जो है कर सकते हैं। और ऐसे में विशाल जनसभा की अगर हम बात करें तो दोनों जगह पर संबोधित वो जो है करते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर कुछ तैयारी की जाए। तो योगेश, क्या माना जाए कि अब कुमारी शैलजा ने जैसा कहा है कि अब शंखनाद होगा 2027 का, क्या कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है चुनाव के लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर देखें तो कुमारी शैलजा जिनको कहा जाता था कि वो कभी उत्तराखंड का दौरा नहीं करती थी, वर्चुअल बैठक करती थी, लेकिन अगर देखें इस 6 महीने के अंतराल में जो है वो तीसरी बार उत्तराखंड पहुंची हैं। अब राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से लगातार जो है शंखनाद की बात हो रही है, बिल्कुल इसको लेकर के पूरी तरह से शंखनाद जो है राहुल गांधी की जो चुनावी रैली होगी उसके बाद किया जाएगा। और 8 महीने का जो वक्त है उसमें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेसियों को उत्साहवर्धित करते हुए जो है चुनाव में लगने के लिए कहा जाएगा, ताकि जो है 10 साल से जो कांग्रेस सत्ता से दूर है वो किसी तरह से वापसी कर सके। उसके लिए लगातार प्लानिंग की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और ये बैठक में तय किया जाएगा। तो योगेश, जो राहुल गांधी आएंगे 2 दिन में, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि पौड़ी में भी जाएंगे और जानकारी मिलने के अल्मोड़ा में भी कोई कार्यक्रम है उसको संबोधित करने वाले हैं। देखिए अभी अगर हम देखें तो पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन 2 दिवसीय प्लानिंग में अगर देखें तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, पौड़ी में पूर्व सैनिकों के संवाद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि पहले पौड़ी जाएंगे या अल्मोड़ा जाएंगे, उसके बाद जो है वरिष्ठ नेताओं के साथ देहरादून में वो बैठक करेंगे, उसके बाद जो है रवाना होंगे। तो यानी कि जो 2 कार्यक्रम है, तीसरी बैठक है, तो ये कहीं ना कहीं अहम है। और इस दोनों प्रोग्राम के बाद उसके बाद जब बैठक करेंगे तो बैठक में कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी हैं उनको किस तरह की जिम्मेदारी सौंपते हैं, कहाँ उनको लगने के लिए कहा जाता है, किसको किस जिले की जिम्मेदारी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। योगेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुटबाजी भी कई बार कांग्रेस में खुलकर सामने आ रही है, क्या कुमारी शैलजा पहले सब नेताओं के साथ बैठक कर एक संदेश, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है ताकि राहुल गांधी तक ये चीजें ना पहुंचे? देखिए गुटबाजी की जिस तरह से बात निकलकर सामने आती है, लेकिन उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है अगर देखिए प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कहते नजर आते हैं गणेश गोदियाल की ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल कर साथ काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अगर देखा जाए तो मंच पर वो इसका प्रयास भी करते हैं कि सही एक मंच पर साथ नजर आए, तो उसका प्रयास जो किया जा रहा है। इससे पहले कुमारी शैलजा भी इस चीज को लेकर प्रयास कर चुके हैं, नेताओं से बातचीत कर चुके हैं और यही देखना होगा कि जो पूर्व में होता नजर आया है, चीजें देखने को सामने मिली है, उस पर राहुल गांधी के जो दौरा है उसका जो है कितना असर पड़ता है। तो माना जाए योगेश कि जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष और एक तरफ राहुल गांधी अब लकीरें खींचती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में।
तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 का चुनाव बेनजदीक है। 7 से 8 महीने जो है वो चुनाव के वक्त में रह गए हैं, और ऐसे में तमाम जो पार्टी है वो चाहती है कि किसी भी तरह जो है चुनाव को लेकर के जो है पूरी तरह से सक्रियता रही, और एक्टिव मोड पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को किया गया है। इधर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक्टिव किया, तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी भी एक्टिव करने के लिए आ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर शनिवार को उफनते झरने ने जहां चारधाम यात्रियों की राह रोक दी थी, वहीं अब इस झरने से हुई तबाही की तस्वीर सामने आई है। झरने के ठीक नीचे यमुना नदी पर निर्माणाधीन लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में कुछ नुकसान भी हुआ है। तेज बहाव और मलबे की चपेट में आकर डैम साइट की सर्विस रोड क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही निर्माण कार्य में लगी 3 पॉकलैंड मशीनें भी बहाव की जद में आ गई। तो फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और बहाली का काम लगातार जारी है। किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो राहत की बात यह है कि किसी तरीके की इसमें जान हानि नहीं हुई है। मशीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। डैम साइट पर काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि कुछ ही मिनटों में झरने का बहाव इतना बढ़ गया कि लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और बहाली का काम लगातार जारी है। तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर उफनते झरने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निर्माणाधीन लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में नुकसान की खबरें हैं। तेज बहाव मलबे से डैम साइट की सर्विस रोड क्षतिग्रस्त हुई है और लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। विकास नगर से ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बारिश और बदलते मौसम की वजह से कहीं ना कहीं अब जो रास्ते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये है जुडो के पास, देखो पूरा रोड बंद है, बहुत भयंकर आ रहा है, तो बहुत तगड़ा। ये देखो गाड़ियां खड़ी है हमारी। इलम सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलम सिंह, जिस तरीके से राहत बचाव की बात हो रही है, कितना नुकसान हुआ है और अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये शनिवार को नाले में और एक वहाँ झरना है, उसमें जो बहुत उफान पर आया था, जिसके चलते वहाँ पर जो यात्रा रूट है यमुनोत्री मार्ग, उस पर भी काफी लंबा जाम लगा था, और नीचे जो लखवाड़ डैम पर जो कार्य चल रहा है वहाँ पर भी काफी जो है नुकसान देखने को मिला है। तो अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसमें 3 पोकलैंड मशीनें थी और कुछ अन्य मशीनरी वहां पर थी, जिसको जो है वहां के जो ऑपरेटर थे समय रहते उसको बचा लिया गया था, और दूसरे दिन जो सड़क है उसको सामान्य कर दिया था, और जो ऊपर वहाँ जान नाला उफान पे है वहां पर भी जो है दूसरे दिन जो हालात है वो सामान्य हो गए थे। तो तेज बहाव का, मलबे का क्या कुछ असर माना जा रहा है? कोई कारण इसका निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर मलबा और तेज बहाव अचानक क्यों आया? अचानक से हुई बारिश है, और फिर ऊपर प्रोजेक्ट एरिया है वहां पर जो है जो डैम बन रहा है उसमें वहाँ लोगों का कहना भी है कि ब्लास्टिंग भी की जाती है, जिसके चलते जो पहाड़ है वो भी कच्चे से हो गए हैं। तो उसके चलते वो काफी सारा जो मलबा है वो नीचे प्रोजेक्ट एरिया की तरफ आया है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से बरसात जो है अभी शुरू नहीं हुई है, तो उसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा कि आगे और आफत वहां पर खड़ी हो सकती है। तो इलम सिंह, यहाँ पर क्या डैम बनाने का काम चल रहा था जो अचानक इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई और मशीनें जो है वो क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही हैं? हाँ जी, यहाँ पर 320 मेगावाट की जो लखवाड़ डैम परियोजना है उसका कार्य निर्माणाधीन है, और वहाँ पर हजारों मजदूर है, तो इसलिए वहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन जो है जो बारिश है वो उतनी लंबे पीरियड नहीं रही, जिस कारण जो है कोई जानमाल की यहाँ पर कभी हानि देखने को नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता नजर आ रही है। तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जो मशीनें हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि मशीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो फिलहाल क्या अधिकारी वहां का दौरा कर रहे हैं और अभी 1-2 दिन कुछ काम रोकने की सलाह दी गई है? अभी कोई इस तरह का वो नहीं है। एक दिन काम में थोड़ी सी रुकावट जरूर हुई है, लेकिन कोई अभी तक वहाँ प्रशासन की ओर से कोई वहाँ पर कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।
तो आसपास जो क्षेत्र के लोग रहते हैं, क्या इस रास्ते से लोगों का गुजरना भी होता है? क्योंकि जैसे ही घटना हुई तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना भी शुरू कर दिया था। ये वही लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे? हाँ, ये वही लोग थे जो यहाँ पर जो काम कर रहे थे, यहाँ पर श्रमिक थे। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट के चलते जो वहाँ पर जो ग्रामीण है उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए कुछ धरना भी दे रहे हैं कुछ श्रमिक। तो फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर? क्या बारिश हो रही है और क्या अभी काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है? जी, अभी जो हालात है वो सामान्य है। अभी वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन उतने स्पीड से काम नहीं चल रहा है जिस हिसाब से हो रहा था। अभी काफी वहाँ पर जो है अभी भी थोड़ा समय लग सकता है आने वाले 1-2 दिन बाद जो है उसी स्थिति में आने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इलम सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए। सप्तऋषि क्षेत्र में राजस्थान के श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला यात्री की मौत की पुष्टि है, जबकि करीब 16 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्णिमा स्नान के बाद हरिद्वार से लौट रही बस डंपर से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 45 श्रद्धालु सवार थे। सभी यात्री राजस्थान के नागौर जिले के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। शनिवार को नैनीताल में 4 घंटे के जाम के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने एंट्री पॉइंट पर सुबह से ही वाहनों को रोकना शुरू कर दिया है। इस दौरान एंट्री पॉइंटों पर वाहनों की कतार लगी रही। दरअसल शनिवार को नैनीताल भवाली रोड, हल्द्वानी रोड और माल रोड समेत शहर की अंदरूनी सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। दोपहर से रात तक लगे जाम में स्थानीय पर्यटक और घंटों तक लोग फंसे रहे। पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और पार्किंग स्थलों पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर भी सवाल है। बिना होटल बुकिंग और बिना पार्किंग व्यवस्था वाले बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो बिना होटल बुकिंग वाले शहरों में प्रवेश नहीं होंगे वाहनों का और शटल सेवा के जरिए ही आगे पर्यटक भेजे जाएंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। नैनीताल जाने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और पर्यटन को लेकर चमोली के भूंठार वैली में स्थित पुष्प जैव विविधता से भरी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 8 बजे द्वार पूजन के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी के द्वार खुले, जिसके चलते अब आम पर्यटक विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। पार्क प्रशासन की ओर से हरी झंडी दिखाते हुए इस अवसर पर पर्यटकों का स्वागत कर मिष्ठान वितरित किया गया। रेंज ऑफिसर चेतना कनपाल ने पर्यटकों को वैली में प्रवेश करने से पूर्व घाटी के बारे में जरूरी जानकारी से अवगत कराया। कि हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स है, सेम वैसा ही स्लोवेनिया यूरोप में ट्रिग्लाव नेशनल पार्क है। तो वैली का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ ट्रिग्लाव नेशनल पार्क के साथ और वैली ऑफ फ्लावर्स और ट्रिग्लाव नेशनल पार्क को सिस्टर पार्क बना दिया गया दोनों को। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का सिस्टर पार्क यूरोप में स्लोवेनिया में ट्रिग्लाव नेशनल पार्क को बना दिया गया। अभी आप जाएंगे क्योंकि अभी अर्ली मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्लावरिंग बहुत कम है। आप लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ फूल है, क्योंकि एकदम से पूरे कार्पेट फ्लावर्स के नहीं मिलेंगे, बहुत ही स्कैटर्ड कहीं कहीं पे फ्लावरिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो लैंडस्केप है उसको एंजॉय करें
बिल्कुल भी निराश ना होए। अंदर जाके जो लैंडस्केप है वो देखने लायक है। अगर आप रिवर बेड तक जा पाते हैं तो पुष्पावती नदी है जो यहाँ पे नदी आ रही है उसका रिवर बेड है आगे, वहां तक आप जाएंगे। वैली के अंदर ही एक बॉटैनिस्ट थी जिनकी यहीं पे डेथ हो गई थी फ्लावर कलेक्शन के टाइम में 1939 में, तो उनका ग्रेव भी है, जॉन मार्गरेट लेगी का ग्रेव। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है आगे, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जॉन मार्गरेट लेगी का ग्रेव है। तो वैली के अंदर जाके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आप चाहे तो जॉन मार्गरेट लेगी की ग्रेव तक जा पाए या चाहे तो आप पुष्पावती रिवर बेड तक जा पाए। कोशिश करिएगा कि हल्की स्पीड से चलें और ज्यादा से ज्यादा कवर करें शाम तक। पहाड़ों की रानी मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 133 युवा अधिकारी आईटीबीपी के मुख्यधारा में शामिल हुए। 50 हफ्तों के कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के बाद 132 सहायक सेनानी और एक महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी ने राष्ट्रीय सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। परेड के दौरान अधिकारियों की शानदार कदमताल और अनुशासन ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आज आईटीबीपी के दीक्षांत समारोह आने का मौका मिला और जितनी हार्ड ट्रेनिंग इनकी है, क्योंकि मैं सेना में रहा हूं, लेकिन उसकी तुलना में इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है और सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। मैं सभी शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उनके परिजनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने सुपुत्र कलेजे के टुकड़ों को देश की रक्षा के लिए भेजा है। और आज यहाँ के सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया। और इस प्रकार के खेलों का प्रदर्शन, पीटी का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, अपने आप में बहुत बेहतर है। जय कोतराई के मैदानों में रोजाना बढ़ती गर्मी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरोवर नगरी नैनीताल का मौसम पर्यटकों को ठंड का एहसास करा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों ही बारिश के बाद नैनीताल का मौसम और सुहाना हो गया था और यहाँ आने वाले पर्यटक गर्मियों के मौसम में स्वेटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम नैनीताल आई हूँ। मैंने सिर्फ नैनीताल के बारे में सुना था और मेरा रिव्यू सिर्फ इतना था जो मैंने सुना था कि नैनी सिर्फ 1 टाइम विजिट है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप आओगे तो आपको पता चलेगा, अगर यहाँ के लोकल से मिलोगे तो आपको और भी बहुत चीज़ बताएंगे यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब मेरा वो रिव्यू तो उनके नज़रिए से हो चुका ख़त्म। मतलब दोबारा भी आप आ सकते हो, तिबारा भी आप आ सकते हो, प्लस बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और वेदर तो आप पूछो मत, मतलब हम तो नॉर्मल कपड़े में आए थे, बट यहाँ पे आके फिर हमें पता चला भाई इतनी बरसात और इतना ठंडा वेदर है यहाँ पे, हमें यहाँ पे आके गर्म कपड़े खरीदने पड़े। मोस्टली मतलब हम तो सैटरडे आए थे तो हमें ट्रैफिक मिलना चाहिए था उस हिसाब से, बट उतना ट्रैफिक नहीं था, सिर्फ रनिंग था। सिर्फ यहाँ पे जब आप पहाड़ों पे आते हो, क्योंकि रास्ते थोड़े पतले होते हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, उतना तो रहेगा कहीं भी आप जा रहे हो अगर पहाड़ों में। तो टूरिस्ट के लिए बस यही है, ठंडे कपड़े लेके आओ, मौज से आओ। बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारे प्लेस है, बहुत शांति भरा प्लेस है। हम लोग फैमिली ट्रिप पे आए थे विद फ्रेंड के साथ। तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है नैनीताल में, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे और बिल्कुल चिल्ड ठंड टाइप से है यहाँ पे। जो भी आए अपने कपड़े वगैरह लेके आए ठंड के, यही मेरी एडवाइस है। ट्रैफिक थोड़ा है पर इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा है ट्रैफिक। ये बारिश हुई इसके चक्कर में ज़्यादा थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।